नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ सोम प्रकाश। ऑनलाइन ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत भाग 2। जैसा कि हमारा जैसा कि मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने भाषा शिक्षण के सिद्धांत भाग 1 में कुछ सिद्धांतों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। आज हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा जानने का जो ढंग है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। हम प्रश्नों के माध्यम से उन सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? देखिए, इसमें उत्तर दिया हुआ है, फिर भी मैं इसकी व्याख्या करूँगा। है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है वह वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। अब यह जो धारणा वाइगोत्स्की की है यह किस प्रकार से बनी, आइए इसे हम देखते हैं कि वाइगोत्स्की का भाषा के संबंध में क्या सिद्धांत है। देखिए, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है भाषा के संबंध में वो अनुकरण का सिद्धांत में के अंतर्गत आता है। और उसमें वाइगोत्स्की कहते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्याजे का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत में जो बच्चा है वह सेल्फ कंट्रविस्ट होता है। मतलब बच्चा जो है स्वयं के प्रयासों से भाषा का अर्जन करता है, जिससे कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। लेकिन वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा जो है अपने सोसाइटी से ज्ञान को अर्जन करता है, लैंग्वेज को सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा का लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है, वह किस तरह होता है? वह सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा का विकास होता है। और वह सामाजिक इंटरेक्शन द्वारा, अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, जब वो समाज से जुड़ता है और वो इंटरेक्ट करता है, अब अंतःक्रिया करता है, तो वो भाषा को सीखता है। यह प्रक्रिया सरल, सहज व स्वाभाविक रूप से होती है। यदि उसके परिवार समाज में कोई भाषा संबंधी त्रुटि है तो वह मातृभाषा के प्रभाव में भी आ जाती है। तो वह मातृभाषा के प्रभाव में भी आ जाती है। अगर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के परिवार समाज में कोई भी भाषा संबंधी कमियां हैं तो वह भी उस बच्चे के अंदर आ ही जाती है। जैसे कि हम लोग कभी कभी ये देखते हैं कि किसी खास प्रदेश के जो व्यक्ति होते हैं उनका उच्चारण कुछ अलग ढंग का हो जाता है। वह हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ढ ढ की जगह वह अण अण शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे कि कहीं कहीं सड़क बोलना है तो वह सड़क बोल देते हैं। हालांकि वो जब अपनी
कॉपी में उस शब्द को जब लिखते हैं तो वो उसका मानक रूप ही लिखते हैं, शुद्ध रूप ही लिखते हैं, परंतु बोलने के क्रम में वह जो अपनी भाषा की, अपने लोक की जो छाप है वो उनके साथ जुड़ जाती है। तो यह जुड़ता है, इसका अर्थ यह है कि बच्चा जो है जब मातृभाषा सीख रहा था तब उसके जो परिवार है, समाज है, उसमें कोई भाषा संबंधी त्रुटियां रह गई हो, जिसके चलते बच्चा जो है वह त्रुटि त्रुटि सहित भाषा को सीख लिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो भाषा अर्जित करता है उस पर सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव रहता है और वो समाज से ही भाषा को अर्जित करता है। इसलिए इस प्रश्न में जहाँ ये लिखा हुआ है कि बच्ची की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? तो यह विचार निश्चित रूप से वाइगोत्स्की का है। आइए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतः वाक्य की संकल्पना, तो जैसा कि उत्तर में आप लोग देख रहे हैं कि अंतः वाक्य की संकल्पना वाइगोत्स्की से संबंधित है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतः वाक्य क्या होता है। वाक्य का अर्थ होता है, अगर जिसे हिंदी में भी नहीं समझ में आ रहा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। वाक्य का अर्थ होता है स्पीच, SPEECH, स्पीच। इसे थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ। और अंतःवाक्य का अर्थ होता है इनर स्पीच। तो इनर स्पीच का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? वाइगोत्स्की से है। आइए हम लोग अब जानते हैं कि ये आखिर इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी धारणा क्या है, ये स्पीच से वाइगोत्स्की का संबंध कैसे हो गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो इस प्रकार है। वाइगोत्स्की की स्पीच से संबंधित धारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं। उन्होंने अपनी 3 तरह की स्पीच यानी 3 तरह के भाषण का उन्होंने एक धारणा प्रस्तुत की, जो कि इस प्रकार है। सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, मौन भाषण, इनर स्पीच। तो 3 तरह का भाषण हो गया। सामाजिक भाषण में सोशल स्पीच, निजी भाषण मतलब प्राइवेट स्पीच, और मौन भाषण मतलब इनर स्पीच। ठीक है। तो आज तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक भाषण क्या है। सामाजिक भाषण का अर्थ है जब बच्चा किसी समाज से वो जुड़ता है। यह जो है 0 से मतलब 0 ईयर से लेकर 4 ईयर्स तक, 4 ईयर्स तक का इसका एज है, समय है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास भाषा का ज्ञान नहीं रहता है। वह अपने समाज से भाषा को सीखता है, परिवार से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, और सीखने के बाद जो है वह उसका प्रयोग बाहर की ओर करता है, एक्सटर्नल की ओर करता है। तो वह जो भाषण है वो सामाजिक भाषण है। दूसरा जो है निजी भाषण। निजी भाषण का जो समय है वह मुख्यतः 4 से 7 साल का समय है। मतलब जब बच्चा जो है 4 से 7 साल के बीच में होता है तब वह निजी भाषण का प्रयोग करता है। निजी भाषण को सरल शब्दों में समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं? बढ़ाना कह सकते हैं। बच्चा अपने से अपने आप में बोलता है। कभी कभी देखेंगे कि बच्चा जो है किसी स्थान पर खड़ा है और कुछ सोच रहा है और कुछ बोल रहा है। तो जो बोल रहा है उसको हम लोग कहते हैं निजी भाषण।
वह जो भाषण होता है वह स्वयं को निर्देशित किए हुए होता है, सेल्फ फोकस्ड होता है, मतलब स्वयं पर केंद्रित होता है, और स्वयं से वो बड़बड़ाता है। जैसे कि किसी बच्चे को देखेंगे कि वो कोई खेल खेल रहा है और साथ में कुछ कुछ उसके साथ वो बोलता चल रहा है, तो वह जो है निजी भाषण का उदाहरण है। इसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। यह 4 से 7 साल के बीच में होता है। 4 साल से इसकी शुरुआत होती है और पीक पर यह 4 से 5 साल की पीक पर रहता है और 7 साल तक आते आते वह समाप्त हो जाता है। यह बच्चे के अंदर का है। हालांकि निजी भाषण की जो अवधारणा है उसके अनुसार हम आज भी हर व्यक्ति निजी भाषण कर रहा है। जरूरी नहीं कुछ 4 से 7 साल के बीच में ही हो, वह एडल्ट भी हो सकता है, वह वृद्ध भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी शुरुआत मुख्यतः जो होती है वाइगोत्स्की के अनुसार वह 4 से 7 साल के बीच में होती है। अब आते हैं मौन भाषण। मौन भाषण मतलब की है कि भाषण मतलब बोलना, भाषण मतलब बोलना, ठीक है, बोलना। लेकिन बच्चा जो है मौन रूप से बोलेगा, वो आप सुन नहीं पाएंगे। जब बच्चा कोई कोई क्रिया कर रहा हो या कहीं शांति से बैठा हुआ हो और कुछ चिंतन कर रहा हो, तो वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहता है, लेकिन उस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हमें देखकर यह लग जाता है कि बच्चा कुछ सोच रहा है। तो जब उस समय बच्चे से आप पूछेंगे प्यार से कि बच्चे बताओ तुम क्या सोच रहे थे, तो वो बताता है कि मैं ये चिंतन कर रहा था, मैं अंदर ही अंदर मैं बोल रहा था। तो इसे हम मौन भाषण कहते हैं। ये इनर स्पीच है। और इसके लिए एक टर्म यूज होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड टर्म का अर्थ यह होता है कि जिस तरह से भूमि के अंदर कोई चीज़ छिप जाती है तो उसे हम अंडरग्राउंड कहते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देती है। उसी तरह जब बच्चा मौन रूप से बोलता है तो उसकी जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो छिप जाती है, हम उस साउंड को नहीं सुन पाते हैं। इसके बावजूद वो बच्चा बोलता रहता है। तो यह 3 तरह का भाषण है। इसका जो उम्र है वो 7 साल से प्लस, मतलब 7 साल से अधिक, 7 साल से शुरू होता है और अधिक, मतलब जितना उम्र तक वो जा सकता है। तो वायगोस्की के अनुसार 3 तरह का भाषण हुआ: सामाजिक भाषण सोशल स्पीच, निजी भाषण प्राइवेट स्पीच, और मौन भाषण इनर स्पीच। इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तरह तरह के उदाहरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर निजी भाषण से प्रश्न पूछने की बात कहिएगा तो पूछ देता है कि अगर कोई खिलाड़ी है और कोई क्रिकेट का मैदान है और वहाँ सब बच्चे खेल रहे हैं और वह खिलाड़ी एक जगह खड़ा होकर कुछ बड़बड़ा रहा है, तो यह कौन सा भाषण के अंतर्गत आएगा? तो यह प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। ज़रूरी नहीं कि 4 से 7 साल के बीच में ही हो, आगे भी यह क्रिया हो सकती है, लेकिन शुरुआत 4 से 7 साल तक के बीच में ही वाइगोत्स्की के द्वारा माना गया है। तो हमारा जो प्रश्न था कि अंतः वाक्य की संकल्पना यानी इनर स्पीच की संकल्पना किससे संबंधित है, तो ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो चोम्स्की जो थे वह भी एक बाल मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने भाषा सीखने के संबंधित भी अपना सिद्धांत प्रदान किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह क्या है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। चोम्स्की ने कहा था कि बच्चे जो हैं जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता को अपने अंदर लेकर आते हैं।
आइए इस सिद्धांत के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि चोम्स्की ने क्या कहा था। भाषा अर्जन का सिद्धांत चोम्स्की के द्वारा। यह सिद्धांत मुख्यतः चोम्स्की का दिया हुआ है। चोम्स्की ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग नोट कीजिए। जो भी क्लासेस चल रही हैं, आप जब भी क्लासेस को देखिए तो पेन, नोटबुक, कलम कुछ भी लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि यह सब जो प्रश्न हैं वो सीटेट में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और अगर सिद्धांत आपका सही रहेगा तो कोई भी सीटेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, कुछ भी हो, आपका क्लियर हो जाएगा। इसे सिद्धांत को जानना जरूरी है, और प्रश्न के साथ सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको जोड़ पाएंगे। तो देखिए, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो किस तरह होती है, जन्मजात होती है। बच्चा जो है जन्म से ही भाषा को सीखने की क्षमता के साथ उत्पन्न होता है। तो यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत चोम्स्की का दिया हुआ है। आगे क्या कहते हैं, उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। व्याकरण का एक सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत भी है, नियम भी है, इन्होंने बताया था। इसके अनुसार इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं एक समय में निश्चित समय में एक निश्चित पीरियड में 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अनुकरण द्वारा, मतलब अनुकरण द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, नकल के द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे 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 सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं। भाषा के जो नियम है कि कर्ता कहाँ होगा, क्रिया कहाँ होगा, कर्म कहाँ होगा, लिंग कैसे प्रयोग करेंगे, कौन स्त्रीलिंग लिंग होगा, कौन कौन पुल्लिंग होगा, यह जो नियम है वो धीरे धीरे एक निश्चित समय में वो जानने लगते हैं। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, नए शब्द बनाना भी सीख जाते हैं। बच्चा जब 2 या 3 साल का होता है तो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करता है, उसके बाद 2 शब्दों का प्रयोग करता है, 3 शब्दों का फिर प्रयोग करना सीखता है। फिर 5-6 साल का जब बच्चा होने लगता है तो एक एक के सही पंक्ति का प्रयोग करना, वाक्य निर्माण करना सीखता है। फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तब वाक्य में कहाँ हमें विराम लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वह धीरे धीरे, यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ धीरे धीरे, क्रमशः वो सीखता है। और इस सीखने के साथ वो व्याकरण भी सीखता चलता है। व्याकरण का जो नियम है, सार्वभौमिक जो नियम है, वो बच्चा सीखते चलता है। तो चोम्स्की का जो सिद्धांत है इसमें 2 बातें निकल कर आती है कि बच्चा जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, पहला। और बच्चा जो सार्वभौमिक व्याकरण के द्वारा क्रमशः धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीखता है और अनुकरण के द्वारा सीखता है। कोई अनुकरण मतलब कोई गुरु जी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन है परिवार में, वो बच्चे को सिखाते हैं कि पानी को खाया नहीं जाता है। हालांकि बंगाली में पानी खाओ हम लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जो है पानी को खाया नहीं जाता है, पानी को पिया जाता है। तो इस तरह से जो व्याकरणिक जो कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो अनुकरण द्वारा बच्चा जो है धीरे धीरे सीखता है और फिर वह वाक्य बनाना सीखता जाता है। तो हमारा जो प्रश्न था कि चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। आइए नेक्स्ट हम लोग अपने आते हैं प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि भाषा कौशल क्या है। तो भाषा कौशल से तात्पर्य है कि हम किन किन
कौशलों से भाषा को जानना सीखते हैं, भाषा को प्रयोग करना सीखते हैं, भाषा से अपने काम लेना सीखते हैं, भाषा को अपने से हम जोड़ना सीखते हैं। तो यह सारे जो स्किल्स हैं उसे हम भाषा कौशल कहते हैं। तो 4 तरह के भाषा कौशल की बात हमें पता चलती है, वह है LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यह 4 तरह के भाषा कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और यह जो चारों भाषा कौशल हैं वह अपने आप में संबंधित रहते हैं, अंतर संबंधित रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा जो वक्ता होता है वो अच्छा क्या होता है? श्रोता होता है। एक अच्छा वक्ता क्या होता है? एक अच्छा श्रोता होता है। और जो एक अच्छा लेखक होता है वह क्या होता है? एक अच्छा पाठक होता है। तो यहाँ जो श्रोता, वक्ता, पाठक, लेखक, यह जो चीज़ें बताई जा रही है ये सब आपस में संबंधित हैं। इसलिए LSRW की संकल्पना की गई है। यह 4 जो हैं भाषाई कौशल हैं: सुनना, L से लिसनिंग मतलब सुनना, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना, W से राइटिंग यानी लिखना। तो ये चारों अंतर संबंधित होते हैं। बच्चा पहले सुनता है, देखिए पहले बच्चा सुनता है, लिसनिंग करता है, तब स्पीकिंग करता है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, अक्षर का ज्ञान होता है उसे, तब वो रीडिंग करता है। और जब अक्षर का ज्ञान उसके समझ में आने लगता है, वो अक्षर को पहचानने लगता है, अक्षर के ढांचे को, उसके स्वरूप को पहचानने जब लगता है, तब वो राइटिंग करने का प्रयास करता है। लेकिन यह चारों जो चीज़ हैं अपने आप में संबंधित हैं। जब अच्छा सुनेगा नहीं, अच्छा बोलेगा नहीं, जब अच्छा बोलेगा नहीं तो अच्छा लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कौशल कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट लाइन इसको नोट आप लोग कीजिए। अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत भाषा कौशल के जो सिद्धांत आते हैं वो, ठीक है। इसमें क्या है कि ये सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जैसा मैंने आपको बताया, सही कौशलों का सही से क्रमबद्ध एवं साथ साथ विकास होना बहुत आवश्यक है। क्रमबद्ध एवं साथ साथ विकास होता है। एक क्रम में बंधा हुआ है और साथ साथ विकास ये भाषा कौशलों का होता है। एक एक कौशल में एक के कौशल में कमी हो तो भाषा विकास अधूरा माना जाएगा। एक भी अगर कौशल कमी हो गई, मान लीजिए कि वक्ता अगर अच्छा पढ़ता नहीं है, तब वह कैसे लिखेगा? ठीक है, तो उसका भाषा कौशल पूर्ण तरह जो है विकास नहीं हो पाएगा। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों में सभी भाषा कौशलों में निपुणता हासिल करवाना है। हाँ, अब भाषा कौशल का उद्देश्य क्या है? छात्रों में यानी विद्यार्थियों में सभी भाषाओं कौशल में निपुणता हासिल करना है, सब में एक्सीलेंसी प्राप्त करना है। इसलिए भाषा शिक्षण जो ये कराया जाता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, भाषा शिक्षण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है कि बच्चा जो है वह हर कौशल में निपुण हो पाए, उसमें एक्सीलेंट लेवल पर वो जा पाए, जिससे वे भाषा का प्रभावी और संदर्भ युक्त प्रयोग कर सकें। मतलब भाषा का वो किस संदर्भ में, कहाँ, कब, कैसे प्रयोग करना है और उसका प्रभाव क्या है उस भाषा का, उसको वो समझ पाए। तो भाषा कौशल जो है, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, यह भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी शिक्षक होता है उसे यह हमेशा जानना चाहिए कि हम जिस चीज़ को बच्चे के साथ डिलीवर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चे की भाषाई कुशलता कितना विकसित हो रहा है और वो बच्चा उस चीज़ को
कितना ग्रैस्प कर पा रहा है, ले पा रहा है या नहीं, यह भाषा शिक्षण और भाषा कौशल पर निर्भर करता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इसके हम जानने का प्रयास करते हैं। बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत यह कहता है कि हम जो भी शिक्षक जो होते हैं, वह जो भी अपनी चीज़ों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसके केंद्र में पाठ्य पुस्तक तो होता है, करिकुलम होता है, लेकिन सबसे मुख्य केंद्र में क्या होता है? चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। स्कूल, करिकुलम, बुक्स, सिलेबस, लेसन प्लान, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट सेंटर में क्या होता है? बच्चा होता है, क्योंकि वो पढ़ा किसके लिए रहा है? वह बच्चे के लिए पढ़ा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक को यह समझना होगा कि शिक्षण के केंद्र में छात्र है, बच्चा है, उसी के शिक्षण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए छात्र वर्ग की रुचि, उसका मानसिक स्तर, उसकी विशेष आवश्यकताओं, स्वभाव, विशेषताओं आदि का ज्ञान होना शिक्षण को सही दिशा प्रदान करता है। बच्चे के बारे में शिक्षक को हर चीज़ पता होना चाहिए। उसकी रुचि क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, यह सब चीज़ एक शिक्षक को अपने क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में जानना अनिवार्य है। अगर वह नहीं जानेगा तो बच्चे को उसके नीड के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार वह क्या पढ़ा नहीं पाएगा, अपने ज्ञान को दे नहीं पाएगा। तो पठन सामग्री और विधि का चयन उसी के आधार पर होना चाहिए। पठन सामग्री, स्टडी मटेरियल और मेथड्स, विधि यानी मेथड्स, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा। शिक्षण विधि पर मैं नेक्स्ट क्लास में या आने वाले दिनों में मैं बात करूंगा कि कौन कौन से शिक्षण मेथड्स हैं, शिक्षण कौन से तकनीक हैं, टेक्निक्स हैं। मेथड और टेक्निक में क्या अंतर होता है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। केवल सीटेट के उद्देश्य से नहीं, आने वाले आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके शिक्षण जीवन में भी ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत आपको हेल्प करेंगी। तो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब वह पढ़ाए तो उसके केंद्र में बच्चा रहे, और बच्चा के साथ उसका क्या रुचि है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका कैप्चर लेवल क्या है, उसकी क्या नीड है, क्या उसकी आवश्यकता है, उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बच्चा का विशेषताएँ क्या है, ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखकर एक शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करना होता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो भाषा शिक्षण के लिए भी आवश्यक है, ज़रूरी हैं। दूसरा जो सिद्धांत है भाषा शिक्षण में, वह शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है। शिक्षण सूत्र को हम लोग कहते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग। मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहा जाता है। मैक्सिम MAXIMS, मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो शिक्षण सूत्र से संबंधित यह है कि किस तरह के, जो मैं ये बात कर रहा था, किस टेक्निक, किस विधियों का प्रयोग कर शिक्षक जो है बच्चे को पढ़ाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, भाषा की शिक्षा देने के लिए शिक्षक कई विधियां या सूत्र अपनाता है। जैसे सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंत से पूर्ण की ओर आदि। टीचर जो है कभी भी बच्चा को पढ़ाता है तो वो बहुत सारे टेक्निक्स को अपनाता है। पहले सरल चीज़ को बताना, धीरे धीरे जो कठिन चीज़ है उसको बताना, पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो विशेष चीज़ है उसे समझाना, उसके बाद उससे संबंधित और भी जो चीज़ें हैं, सामान्य बातें हैं, उसे बताना। बच्चा पहले जो जानता है ज्ञात चीज़, बच्चा जो पहले जानता है जो ज्ञात है, उससे अज्ञात की ओर, मतलब बच्चा जो
अब नहीं जानते हैं उसके बारे में बताना। तो यह सब जो सूत्र हैं, विधियां हैं, इसको फॉर्मूला कहा जा सकता है। ये सब मैगजीन ऑफ टीचिंग कहलाता है और ये भाषा शिक्षण के अंतर्गत भी बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं और अपने क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो इन सब विधियों का प्रयोग करके अपने कक्षा को अधिक प्रभावी और सुरुचिपूर्ण बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो है ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। और अगर इस सब चीज़ों की इस सब विषयों की ज्ञान शिक्षक को होता है तो वह अपने शिक्षण कार्य में एक बेहतर परिणाम अर्जित कर सकता है। तो यहाँ जो है शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत में ये जो है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत में इन सब विधियों का, टेक्निकों को जानना बहुत आवश्यक है और हर शिक्षक को यह जाननी चाहिए कि छात्रों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से सूत्र हमें अपनाने चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने भाषा शिक्षण के सिद्धांत में मुख्य मुख्य जो सिद्धांत थे उन्हें जाना, जिसमें कि आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत को जाना, चोम्स्की के सिद्धांत को जाना, वाइगोत्स्की का जो भाषण का कंसेप्ट है, स्पीच का जो कंसेप्ट है, सामाजिक इस भाषण, निजी भाषण और मौन भाषण, उसके विषय में जाना, कौशलों के बारे में जाना, कौन कौन से भाषाई कौशल है, और बाल केंद्रित शिक्षण के विषय में जाना और शिक्षण सूत्रों के विषय में जाना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हर भाषा में अप्लाई होते हैं, चाहे आप हिंदी भाषा की विद्यार्थी हो, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे आप संस्कृत के हों। हर भाषा में का सिद्धांत इन्हीं सब से जुड़ा हुआ है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। आपको मेरी पढ़ाई कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी अवश्य होती है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आपको हर चीज़ के बारे में कम समय में ही अधिक चीज़ों को प्रदान कर देना। अन्य भी इस चैनल पर वीडियो बनाए जा रहे हैं जो कंपटीशन संबंधित हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें और अपने दोस्तों और अपने परिवार के जो और भी कोई लोग हैं जो टीचर संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आपका प्यार हमें मिल रहा है और हम चाहते हैं किसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।